हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज कहीं घूमने टहलने का प्रोग्राम नहीं है, तो हम एक जानकारी के संबंध में आप लोगों को बताना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे कि आजकल हम लोगों के सामने भी टेबल पर ये समस्या आ रही है। जैसे कुछ गांव चकबंदी से बाहर आ जाते हैं दोस्तों, तो होता क्या है कि चकबंदी से बाहर आने पे जो वर्तमान लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, उन लोगों का ना तो 41-45 में नाम मिलता है, और मान लीजिए अगर आधार वर्ष की खतौनी आई है तो ना उसमें नाम मिलता है। नाम दोनों ही कंडीशन में, अगर मान लीजिए गांव 6 हो गया है तो नाम मिलता है पुराने लोगों का। अब पुराने लोगों में भी नाम मिलेगा तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ, जो वर्तमान में जीवित हैं उनके पिताजी का नाम मिल जाए। नाम चला जाता है कम से कम उतने दिन तक जितने दिनों के बीच में गांव जो है चकबंदी के बीच में रहा हो। कम से कम चकबंदी में अगर गांव जाता है तो 30 साल, 35 साल, 40 साल, ऐसे ही मतलब लगभग ऐसे सतत प्रक्रिया में जो है गांव पड़े रहते हैं, मतलब चकबंदी के बीच में। अब चकबंदी में काम क्या होना है दोस्तों कि जो चकबंदी विभाग है इसके लिए जिम्मेदार मतलब लोग बैठे हैं पदों पे। वहाँ भी लेखपाल होते हैं, वहाँ पे भी कानूनगो होते हैं, वहाँ भी तहसीलदार, एसडीएम की जगह जो है सीओ होते हैं, एसओसी साहब होते हैं। सबका अपना अपना न्यायालय होता है, सब पदासीन होते हैं और सबका सिस्टम बिल्कुल तहसील के सिस्टम में ही होता है, क्योंकि प्रशासनिक इकाई कहीं ना कहीं हो सकता है पदों का नाम दूसरा दूसरा हो, लेकिन सिस्टम वही चलता है। यहाँ भी एसडीएम साहब का न्यायालय होता है, तहसीलदार साहब का न्यायालय होता है, नायब तहसीलदार साहब का न्यायालय होता है। ऐसे ही चकबंदी में भी दोस्तों सीओ साहब का न्यायालय होता है, एसओसी का न्यायालय होता है, या मान लीजिए कि और कोई अगर मध्यस्थ पद होते होंगे तो उनका भी न्यायालय होता है। लेकिन निचले स्तर पे राजस्व में भी लेखपाल कानूनगो जिम्मेदार हैं, चकबंदी में भी जो है लेखपाल कानूनगो ही जिम्मेदार होते हैं। सीओ होता है या अन्य कोई पदाधिकारी जो होते होंगे वो क्षेत्र में रह के जो है चकबंदी वाला कार्य देखते होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ सेक्टर बटा होता है वैसे उनके यहाँ भी हल्का या सेक्टर बटा होता है। लेखपाल कानूनगो की जिम्मेदारी होती है कि कुछ लोगों की मदद लेके जो है गांव में चकबंदी वाला कार्य पूरा करें। अब चकबंदी वाले कार्य में होता क्या है दोस्तों कि मेढ़े दुरुस्त करना होता है, उसी हिसाब से नक्शा बनाना होता है। अन्य प्रकार के जो वाद विवाद गांव में लोग बताते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है, तो होता क्या है कि उसमें हो सकता है डिस्टर्बेंस ना करते हों। बाकी जितने शुद्धता वाले मामले हैं वो अपने हिसाब से नक्शा वगैरह दुरुस्त करवाएंगे और मेढ़े उसकी सही कराएंगे। सीमांकन वगैरह जो होता होगा वो अपना करवाते हैं। बहुत बेहतर तरीके से वो गांव में सारे सिस्टम को लागू कराने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए 30-35 साल में किसी गांव के सही चीज़ों को करने में इतना समय वो लगाए, लेकिन गांव में भी काबिल लोगों की कमी नहीं होती है। अब वो काबिल लोग करते क्या हैं कि वहाँ जा करके या अन्य प्रकार की सुख सुविधाएँ मूलभूत ऑफ़र करके पूरा सिस्टम ख़राब कर देते हैं। वो जहाँ जहाँ उनकी ज़मीनें हैं या जो उनके और भी साथी संगी होते हैं, वो लोग वहाँ जा कर के विवाद कर देते हैं कि नहीं, हमारा यहाँ मामला चल रहा है, वहाँ मामला चल रहा है। अब मान लीजिए 30-35 साल जो चली है चकबंदी, उससे पहले दिखाते हैं कि हमारा उस न्यायालय में मामला जो है विचाराधीन है। होता क्या है, गांव कैश कर दिया जाता है। जितने आदेश हुए वरासत के हैं, चाहे वसीयत के हैं, चाहे बैनामा के हैं, चाहे हिब्बानामा के हैं, दान पत्र के हैं, तो होता क्या है कि इतने पीड़ित हो जाते हैं पदाधिकारी कर्मचारी कि सारे अधिकार जो है जो आपके बनाए गए हैं, सुरक्षित किए गए हैं, दाखिल खारिज वगैरह हो चुका है, सब कुछ जो है क्वैश कर दिया जाता है। उनकी नेतागिरी करने के चलते, उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी देने के चलते या उनके विवाद करने की वजह से। मान लीजिए दोस्तों कि पूरे 500 की आबादी गांव की थी। एक सामान्यतः मैंने आबादी का जो है आंकड़ा लगाया है, उसमें मुश्किल से 4 या 5 लोग गए, पूरे गांव का मामला गड़बड़ कर दिए। गड़बड़ होने का मान लीजिए कि बेसिक समस्या ये हो जाती है कि दंड भुगतना पड़ता है अन्य लोगों को। दंड भुगतने के चक्कर में पता लगा कि गांव क्वैश हो गया, उन्होंने वरासत कराया था, उन्होंने वसीयत कराया था, उन्होंने बैनामा अपना दाखिल खारिज कराया था, हिब्बानामा उन्होंने करवा लिया था, दान पत्र करा लिया था, सबके आदेश कैंसिल हो गए, चले गए पुराने 30-40 साल जो चकबंदी में गांव रहा उसके जो है पुराने रिकॉर्ड में चला गया है। अब गांव चकबंदी से बाहर आ गया, तहसील को रिसीव करा दिया गया। जो आधार वर्ष की खतौनी या 41-45 का रिकॉर्ड दिया गया मूल अभिलेख, उसके मुताबिक खतौनी ऑनलाइन तो करा दी गई।
अब गांव वालों को लगता है कि हमारा काम हो गया था, हमें क्या दिक्कत है। तो अब खतौनी में पुराने नाम लोगों का मिल रहा है। चकबंदी में जो है कुछ समझौता वगैरह के आधार पे भी नाम चढ़ जाता है। अब यहाँ रिकॉर्डे नहीं मैच करेगा। पता लगा 30-35 साल लोगों का जो है पुराना नाम आ गया है और नए वाले में किसी का नाम ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप उन 4-5 लोगों को तो रोक नहीं सकते। गांव क्वैश हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। क्वैश होके आ गया चकबंदी से बाहर, तहसील में गांव खतौनी फीड हो गई है। अब आप लोगों को जो भी करवाना है तहसील स्तर से ही करवाना है। 41-45 आपके पास अगर नहीं है तो लेखपाल के पास होता है। आधार वर्ष की खतौनी लेखपाल के पास होती है। आप ऑनलाइन खतौनी निकाल सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो लेखपाल से मिलके अपनी वरासत है, वसीयत है, बैनामा है या अन्य प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, अब आपको करवाना ही करवाना है। उसमें ज़्यादा वेट नहीं करना, उसमें ज़्यादा समझने बूझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति तो अपना ज्ञान देने से बाज नहीं आएगा। वो तो कहेगा ही कहेगा कि मेरी 1 करोड़ की ज़मीन थी और 5 लाख वाली चीज़ पे मैं कैसे मैनेज कर लेता। लेकिन अब कष्ट आपको होगा। तो कुल मिला के ये मान के चलिए, अस्पष्ट जानकारी हम आपको बता दें, कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे काश्तकार हमसे भी मिलते हैं, क्योंकि हमारे भी क्षेत्र के अंतर्गत जो है गांव आते हैं चकबंदी वाले। तो बहुत सारे काश्तकार आते हैं जिसमें वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा पर्चा 23 है, पर्चा 11 है, पर्चा 5, सब में हमारा दोस्तों जो है नाम चढ़ गया था। लेकिन होता क्या है कि स्पष्ट उनके लिए ये निर्देश है, जानकारी है, या मेरे माध्यम से ये सूचना है कि जो है उनको करवाना ही करवाना है। वरासत है तो वरासत करवा लें हमारे माध्यम से डायरेक्टली, या अगर उनको लगता है कि ऑनलाइन वो स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं ऑनलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आईडी पे आएगा, हम फॉरवर्ड कर देंगे अपने कानूनगो साहब की आईडी पे, कानूनगो साहब फॉरवर्ड कर देंगे आगे की तरफ। तो जो है वहाँ से आपका वरासत वगैरह सामान्य प्रक्रिया में हो जाएगा। रही बात बैनामा की, तो तहसीलदार साहब का न्यायालय है। अन्य प्रकार की अगर कोई त्रुटियाँ हो रही हैं तो तहसीलदार साहब का न्यायालय है, एसडीएम साहब का न्यायालय है, उससे हो जाएगा आपका। या मान लीजिए हिब्बानामा, वसीयत कोई है, बैनामा है, दान पात्र है, तो तहसीलदार साहब के न्यायालय से सब संभव है। तो आप लोग किसी वकील साहिबान को अपने रख सकते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से काम आप लोगों का दोस्तों आसान हो जाएगा। आप रखिए, फटाफट उसको ऑनलाइन कराइए और चीज़ों को जो है कराइए। उसमें ज़्यादा समझना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि हाँ कैसे हो। उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में आप जाएंगे तहसीलदार साहब के न्यायालय में, अपने किसी विधिक सलाहकार, खास करके वकील साहब को रख लेंगे, आपका काम आसान रहेगा। अपना जो है करवाइए। इसमें दोस्तों थोड़ा सा भी भ्रम में ना रहें कि हाँ कैसे उड़ के हो जाएगा। उड़ के नहीं होगा। अब सक्षम न्यायालय है, न्यायालय के माध्यम से ही सारी चीज़ें होनी हैं। तो आप लोग किसी अपने भरोसेमंद को लगाइए अपने साथ में और कार्य जो है धीरे धीरे करके फाइनल कराइए, क्योंकि अगर 40 साल पुराना नाम खतौनी में पड़ा हुआ है तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है आपको। तो इससे अच्छा है कि वरासत है तो सामान्य प्रक्रिया से लेखपाल के माध्यम से होना है, करा लीजिए। लेकिन वसीयत, वरासत, हिब्बानामा, दान पात्र, इन सब के और बैनामा, इन सब के मैटर में जो है न्यायालय से होना है और न्यायालय से संतोष आप प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी बस इतना देना चाह रहे हैं कि मतलब इसी के माध्यम से होना है, इसी के माध्यम से अपना करा लीजिए। पुराने लोगों का नाम खारिज हो जाएगा, नए लोगों का नाम आ जाएगा। वर्तमान में जो लोग जीवित हैं उनका नाम आ जाएगा। बस यही छोटी सी जानकारी दोस्तों आप लोगों को देना चाह रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।